पहला क्वेश्चन है मेरा कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखो दूरदृष्टि कह रहा है, तो दूरदृष्टि कहने का मतलब हुआ कि आँख में कहाँ बनता है, रेटिना के आगे, कॉर्निया पर, रेटिना पर, रेटिना के पीछे कहाँ बनता है। तो दूरदृष्टि में जो होता है वो रेटिना होता है, रेटिना हो गया, उस रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, यहाँ पे बनेगा, ठीक है, पीछे बनता है, कहाँ बनता है, पीछे बनता है, पीछे बनता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, उत्तल कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके इस चीज़ को यहाँ पे बनाया जाता है, तब जा कर के सही होता है। और निकट दृष्टि में तो क्या होता है, निकट दृष्टि में होता है, निकट दृष्टि ये रेटिना हुआ तो यहाँ बनता है, जो कॉनकेव लेंस के द्वारा, किस लेंस के द्वारा, कॉनकेव लेंस के द्वारा, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा इसको वर्ज करके यहाँ पे पहुँचाता है, ठीक है, रेटिना पर बनाता है। इसलिए क्या हो गया, निकट दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी वस्तु पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम तो बल का नियम दिया था, फैराडे का नियम ये दिया था चुंबकीय संबंधित है, जूल का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम भी नहीं होगा, न्यूटन का नियम नहीं, फैराडे का नियम नहीं है, किसका नियम होगा, जूल का नियम। जूल का नियम किससे, ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। विभवांतर को, तापमान को, प्रतिरोध को, विद्युत धारा को, किसका करने में किया जाता है, तो यह प्रतिरोध को, धारा नियंत्रक का प्रयोग जो है प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का समय अंतराल इतना सेकंड है, समय अंतराल यानी कि टी दिया है, लिख लो, टी बराबर हो गया 0.04 सेकेंड, ठीक है। अब एक हम फार्मूला पढ़ते हैं कि n गुना टी बराबर 1, इस फार्मूला को नोट करेंगे। n क्या है, आवृत्ति, t क्या है, n क्या है, आवृत्ति, क्या है, आवृत्ति, और t क्या है, टाइम पीरियड। तो आवृत्ति गुनी आवर्तकाल बराबर होता है 1। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको आवृत्ति निकालना है, तो यहीं से क्या करते हैं 1/t कर देते हैं। 1/t करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 0.04 बटा नहीं, इसको रुको, इसको क्या करेंगे 1 हो जाएगा 0.04, जो कि ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100/4 यानी कि 25 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। देखा, इसलिए ये फार्मूला मस्ट है, आवृत्ति इंटू आवर्तकाल। इस एक फार्मूला को याद रखने से हमको मन करेगा तो आवृत्ति निकाल लेंगे। देखो आवृत्ति निकाल ली, 1/t हो गया। अगर t पूछेगा तो 1/n करके हमको आवर्तकाल पीरियड पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर 12 वोल्ट और कार्य हो गया 60 जूल, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश Q निकालना है। क्या निकालना है, Q। और Q का ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। Q का ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। Q का ही मात्रक क्या है, कूलम्ब होता है। इसलिए हमको क्या करना है,
कूलम्ब होता है। यानी कि हमको निकालना है V दिया हुआ, वोल्ट दिया हुआ 12 वोल्ट, और यहाँ पे W दिया हुआ है 60 जूल दिया हुआ। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, W बराबर होगा V गुना I, वोल्ट गुना क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा, V गुना I। तो यहाँ पे कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया V गुना I करेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे I निकालने के लिए क्या हो जाएगा 12 पचे क्या होगा 60, यानी कि मेरा I बराबर कितना होगा 5 हो जाएगा कूलम्ब। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कूलम्ब। अगला क्वेश्चन, डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या नहीं होगा, वेग नहीं होगा, कि शक्ति नहीं होगा, कि विस्थापन नहीं होगा, कि समय वेग नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो देखो विस्थापन अगर नहीं होगा तो किया गया कार्य क्या होगा शून्य होगा। क्या नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि W बराबर होता है F इंटू डी या S कहो तो फोर्स इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर विस्थापन 0 हो जाएगा तो फोर्स गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि वर्क कार्य किया गया मान शून्य तभी होगा जब विस्थापन इसका 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, वेग समय को दर्शाता है। देखो ये गति का 3 नियम होता है। कौन होता है, एक होता है V बराबर U प्लस AT, पहला नियम। दूसरा नियम होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा नियम क्या होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, पहला नियम से, दूसरा नियम से, तीसरा नियम से बहुत बार पूछा हुआ। देखो पहला नियम में किसका किसका संबंध होगा, तो देखो ये इससे U काट दो, ये बच गया T और V, यानी वेग और समय के बीच होगा पहला नियम। तो वेग और समय के बीच ही पूछ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा वेग और समय के बीच यही होगा। दूसरा नियम में देखो ये काट दो, T और S यानी समय और विस्थापन के बीच होगा। चौथा काट दो, देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि वेग और ये हो गया S है ना के बीच हो जाएगा, ठीक है, दूरी के बीच हो जाएगा, ठीक है, यही है। न्यूटन का गति का पहला नियम किसको होता है, पहला नियम जड़त्व का नियम देता है, इसको बल का नियम भी कह सकते हैं, है ना। और दूसरा से संवेग परिवर्तन का दर कहते हैं, और तीसरा हुआ क्रिया प्रतिक्रिया बोलते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम बोलते हैं इसको, पहला नियम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है, इसका तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर, तरंग की आवृत्ति। देखो एक फार्मूला होता है V बराबर N लेमडा। देखो लेमडा हो गया क्या चीज़, लेमडा हो गया क्या तरंग दैर्घ्य को मीटर में मांगते हैं। N हम बता चुके हैं क्या होता है आवृत्ति, ये क्या होता है तरंग वेग। तो तरंग वेग देखो 340 हो गया, 340, और ये लेमडा का मान कितना दिया हो 2 सेंटीमीटर, और गुना कर दो N, आवृत्ति निकल जाएगा, 2 से इसको काटेगा तो कितना होगा 170 हर्ट्ज, ठीक है। चूँकि सेंटीमीटर है, होता क्या है मीटर में, तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। N बराबर हो गया इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे, ये नीचे आएगा ना, 2 बटा कितना होता है
दो बटे आ जाएगा 100, 100 इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17,000 हर्ट्ज, क्योंकि इधर मीटर में दिया हुआ और तरंग दैर्ध्य मीटर में ही काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर करता है। तो देखिए गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करेगा नहीं, G/m1 × m2 बटा होता है r²। क्या एक गुरुत्वाकर्षण बल का यही फार्मूला होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये किसने द्रव्यमान के योग का कोई रिलेशन है नहीं, तो ये नहीं होगा। उनके बीच की दूरी के तो होता है, दूरी दिया हुआ जो भी हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनली हो या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन होता तो है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल देखो m1 m2 पर भी, इसके स्थिरांक यानी g पर भी है, लेकिन ये द्रव्यमान का योग पर नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। किस में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः प्रतिरोध, ये तो पूछ लिया हुआ है, दोबारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 13 kg 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो निहित ऊर्जा कितनी होती है? जी का मान दिया। तो देखो हम लोग mgh पोटेंशियल एनर्जी होगा, वही जो होगा उसमें निहित ऊर्जा होगा। तो क्या होता है mgh। तो देखो m कितना है 13 kg, ठीक है। g कितना है 9.8, ठीक है। और मीटर में कितना है 5 है। अब देखो ये कर दो, 8 × 5 = 40, 9 × 5 = 45, 45 × 4 = 49, इतना गुना हो जाएगा 13 रहेगा। 13 × 9 = 117, 7 कौन है यही, यानी 637 जूल होगा। ज़्यादा गुना भी नहीं करना। देखो सिंगल डिजिट यूनिट डिजिट का गुना करेंगे 9 और 3 7 आएगा। देखो इसमें कोई 7 है नहीं, 8 है, 8 है, 9 है और 8 है, यानी कि 7 वाला ही हो जाएगा। ऐसे भी करेंगे, पूरा गुना नहीं करेंगे। करके भी देखें, 13 × 9 = 117, 7 हो गया। हासिल कितना हो गया 11, 13 × 4 = 52, 52 11 63 हो गया। देखो यही आ गया। तो हमको गुना भी नहीं करना है, एक डिजिट मिलाना है, आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? जब स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ को लटका दोगे तो कहाँ होगा? ज़मीन पे, वस्तु के केंद्र पर, वस्तु के केंद्र के ठीक नीचे, लटकाए बिंदु के ठीक नीचे। तो कहाँ पर होगा? लटकाए हैं उस बिंदु के नीचे होगा, यही होगा। अगला क्या है? अगला है 1 कूलम/सेकेंड। देखो Q/T, Q/T यही ना होगा। Q/T किसके बराबर होगा? Q/T किसके बराबर होगा? एम्पियर के बराबर होगा, I के बराबर। क्योंकि हम एक फार्मूला पढ़ते हैं Q/IT। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। इसी से सब ये जो पता करना होता है। देखो Q/TI निकालना होता है, इस फार्मूला को हम लोग नोट कर लेंगे और Q/T लिखेंगे। तो Q/T किसके बराबर होगा? एम्पियर यानी धारा के बराबर होगा। पहला नंबर आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसल कर नीचे गिर जाती है। जमीन पर पहुंचने में इससे इतना सेकंड लगता है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगा? देखो कोई चीज़ यहाँ से नीचे आ रहा है, तो देखो यहाँ पे u प्रारंभिक वेग तो 0 होगा। t कितना देर लग रहा है? तो 0.7 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। v बराबर हमको नहीं पता है और g दिया हुआ है 10। g कितना दिया हुआ है? 10। तो हम लोग फार्मूला कौन सा लगा लेंगे? गति निकालना है, तो गति निकालने के लिए क्या होता है? v बराबर होता है u माइनस प्लस gt आएगा। अब देखो gt आएगा प्लस gt आएगा, तो यहाँ पे देखो u 0 हो गया तो 0 हो गया, ये 0.7 हो गया और 10 से गुना करेंगे। 0.7 और गुना 10 से अगर गुना कर दिया जाएगा
तो क्या हो जाएगा 7 सेकेंड आ जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकेंड। यही मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1200 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटा प्रयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रस्तुत की गई ऊर्जा की यूनिट होगा एक दिन में। तो देखो डब्लू तो हमको दिया हुआ, तो यूनिट पूछ रहा है, तो एक यूनिट बराबर कितना होता है 3.6 गुना 10⁻5 होता है। अच्छा, ऐसे क्या होता है वाट घंटा होता है। ऐसे क्या होता है वाट, एक लेते होता है 1 किलोवाट घंटा, यही ना होता। तो देखो वाट दिया हुआ है, तो वाट दिया हुआ है तो हमको यूनिट निकालना है, तो 1000 तो हम गुना कर ही देंगे। अच्छा, वाट दिया हुआ है तो क्या कर लेंगे वाट। ऐसे भी क्या होता है सबको गुना करके और 1000 से भाग भी दे देते हैं, तो हमारा यूनिट निकल जाता है। क्या निकल जाता है तो 1250 गुना 3 घंटा एक दिन हो गया 3 घंटा प्रतिदिन है। एक दिन में कितना होगा 24 घंटा। ठीक है, ठीक। तो एक दिन है प्रतिदिन 3 घंटा कर रहा है, एक दिन रखेंगे 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये हो गया वाट घंटा प्रतिदिन। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या हो गया 25 × 75 तो हो जाएगा 375 बटा 1000, 375 0 बटा 1000, यानी कि ये हो जाएगा 3.750, यही इसका यूनिट होगा। ठीक, 3.75। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में स्थिति और समय, स्थिति समय के बीच क्या होगा। स्थिति समय इसमें टी नहीं है गया, इसमें स्थिति नहीं है गया, ये भी गया। स्थिति और समय के बीच 1 8 2 देखो स्थिति और समय के बीच यही रफ रहेगा। देखो बहुत बार ये भी आई है, जो पीछे बताए हैं पिछले क्वेश्चन में 3 गो फार्मूला, वो भी आई है और हर बार पूछता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन से विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करेगा, तो पंखा को विद्युत ऊर्जा देंगे वो चलना चालू कर देगा, पंखा हो जाएगा। स्त्री में ऊष्मा ऊर्जा में करेंगे, ये ही करेगा तो लाइट ये प्रकाश ऊर्जा में करेंगे, लेकिन पंखा जो है इसमें विद्युत देंगे चलना चालू कर देगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है 13 kg इतना वेग से बढ़ रही है, तो इसमें गतिज ऊर्जा क्या होता है। गतिज ऊर्जा कितना होता है 12 mv², यही गतिज ऊर्जा होता है। गतिज काइनेटिक एनर्जी का यही फार्मूला होता है, तो बराबर हाफ हो गया, तो कितना होगा हाफ गुना हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.5, तो ये कितना होगा 25 × 5 = 100, 12 और 25 × 6 = 150, 12 162, 162.5, 162.5 क्या हो जाएगा। देखो 162.5 ये वेग दिया हुआ और ये जूल भी दिया हुआ, देख के नहीं मारेगा तो गड़बड़ा ही जाएगा। ओके, ठीक है, इस तरह से समाप्त हो गया। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको अच्छे से नोट करके बनाना चाहिए, क्योंकि वेरी इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स का जो है वेटेज ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में, विशेषकर ग्रुप डी में। और ठीक है, ओके।